क्लास 12 टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका पार्ट नंबर 10 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 9 पार्ट तक कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकीर्ण ऊर्जा व संक्रमण अवस्था। संकीर्ण ऊर्जा जो होती है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, और जो संक्रमण अवस्था होती है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी अभिकारक को उत्पाद में बदलते हैं, कोई भी अभिकारक को उत्पाद में बदलते हैं, तो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा दी जाती है या न्यूनतम जिस आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा होती है संकीर्ण ऊर्जा। वो ऊर्जा होती है संकीर्ण ऊर्जा। अगर संकीर्ण ऊर्जा को ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, संकीर्ण ऊर्जा जिसको एक्टिवेशन एनर्जी या ई से शो किया जाता है वो होती है ई दहलीज ऊर्जा। ई दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की, माइनस अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा। या अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो संकीर्ण ऊर्जा है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास में दहलीज ऊर्जा होती है। हम अपने ऐसे कहते हैं ना कि जो अभिकारक है उसको उत्पाद में बदलने के लिए कम से कम दहलीज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, तभी अभिकारक किस में बदलता है? उत्पाद में बदलता है। तो हम दहलीज ऊर्जा में से जब अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा, क्योंकि अभिकारक अणु आपस में टक्कर करेंगे, गति करेंगे, गति करने से उनके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो संकीर्ण ऊर्जा दहलीज ऊर्जा में से जब अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा को माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? संकीर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ये तो हमने बात की थी संकीर्ण ऊर्जा की। इससे पहली क्लास में भी हम बात कर चुके हैं संकीर्ण ऊर्जा की, उसका सूत्र भी विस्थापित कर चुके हैं। लेकिन इस संकीर्ण ऊर्जा को इस संक्रमण अवस्था के साथ में जोड़ना है, साथ में जोड़कर करना है, इसीलिए हमने दोबारा इस को लिखा है संकीर्ण ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था। जैसे हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। हमारे पास A प्लस BC की अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ये क्या है? अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। यहाँ पर ऊर्जा को शो किया जाए और ये क्या हो जाएंगे? अभिक्रिया निर्देशांक। ये क्या हो जाएंगे? अभिक्रिया निर्देशांक, या फिर अणुओं का अंश बोल सकते हैं हम। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं। जो इन दोनों के बीच का ये जो अंतर होता है उसको किससे नोट करते हैं हम? डेल्टा H से नोट करते हैं। डेल्टा H का मान ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग लिखा जाता है। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसके लिए डेल्टा H का मान नेगेटिव लिखा जाता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए पॉजिटिव लिखा जाता है। ये तो क्या किसके लिए हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, और ये क्या हो जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, यानी कि न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलते। ये जो अवस्था है वो क्या हो जाएगी? A डैश B डैश C। ये किसको शो करेगी? संक्रमण अवस्था को। ये किसको शो करेगी? संक्रमण अवस्था को, ट्रांजिशन स्टेट को। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी देने के पश्चात एक उच्चतम ऊर्जा स्तर जो होता है वो किसको शो करता है? संक्रमण अवस्था को, ट्रांजिशन स्टेट को। यानी कि एक ऐसी अस्थायी अवस्था जहाँ पर कुछ बंध तो बने हुए होते हैं, कुछ टूटे हुए होते हैं, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी अस्थायी अवस्था जहाँ कुछ बंध बन रहे होते हैं और कुछ टूट रहे होते हैं, वो अवस्था क्या होती है? संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट होती है।
यहाँ पर अभिकारक यहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद में ये निश्चित रूप से उत्पाद में चेंज हो जाएंगे, ये निश्चित रूप से उत्पाद में चेंज हो जाएंगे। जब अभिकारक अणु संक्रमण अवस्था पर पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। जो अभिक्रिया वेग जो होता है ना, अभिक्रिया वेग हम कहते हैं कि कितनी रिएक्शन फास्ट हो रही है तो उसका अभिक्रिया वेग ज़्यादा होता है, कौन सी रिएक्शन धीरे हो रही तो उसका अभिक्रिया वेग कम होता है। तो ये किरण ऊर्जा के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जहाँ पर किरण ऊर्जा कम व्युत्क्रमानुपाती में कोई चीज़ होती है तो अपने ऐसे कहते हैं ना कि जहाँ पर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरा कम हो जाता है, एक को घटाया जाए तो दूसरा बढ़ जाता है। यहाँ किरण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया वेग ज़्यादा होगा, किरण ऊर्जा बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग धीरे होगा, क्योंकि किरण ऊर्जा का मान जितना कम होगा वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट चलेगी और अभिक्रिया का वेग उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मान लो इस तरीके की अभिक्रिया जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर करवाते हैं, मान लो पहले हमारा ग्राफ ये ऐसे आ रहा था, हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई तो ये यही हो गई। इसका मतलब पहले किरण ऊर्जा ज़्यादा थी, फिर क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो इसकी तुलना में किरण ऊर्जा कम हुई लेकिन ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, इसका अभिक्रिया वेग ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर किरण ऊर्जा क्या है, कम है, और तब अभिक्रिया वेग ज़्यादा हो रहा है। किरण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया वेग भी कम हो जाएगा। इस तरीके से किरण ऊर्जा और अभिक्रिया वेग में भी संबंध होता है। ये था हमारा किरण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था। किरण ऊर्जा क्या होती है, अभिकारकों को प्राप्त होने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसको उत्पाद में बदल दे वो किरण ऊर्जा होती है। उसको दहलीज ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर माना जा सकता है। अगर अभिकारक रिएक्शन कर रहे हैं तो एक उच्चतम अवस्था तक पहुंचते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, किरण ऊर्जा की, और उस उच्चतम अवस्था को संक्रमण अवस्था बोला जाता है। एक ऐसी अस्थायी अवस्था जहाँ पर कुछ बंध बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, वो अवस्था क्या होती है, संक्रमण अवस्था होती है। और जब कोई अभिकारक संक्रमण अवस्था पर पहुँच जाए तो निश्चित रूप से वो उत्पाद में बदल जाएगा। इसी प्रकार अभिक्रिया वेग और किरण ऊर्जा में भी संबंध होता है। अगर किरण ऊर्जा का मान कम होगा तो अभिक्रिया वेग ज़्यादा होगा, किरण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया वेग कम हो जाएगा। डेल्टा एच का मान अगर नेगेटिव होता है तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और दूसरी क्या होती है, ऊष्माशोषी होती है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर के नोट्स भी भेज दिए जाएंगे। लेकिन हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमारे 2 न्यूमेरिकल रहते हैं, ये करेंगे इसके अंदर। तो इस चैप्टर में मैंने हर टॉपिक आपको करवाया है, बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है। शायद आपको समझ आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैंने करवाई थी, तब आपको मैंने ये बताया था कि इस पर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी। तो इसलिए आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, न्यूमेरिकल है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित है। यहाँ से इस चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल आता है तो इस टॉपिक में से निश्चित रूप से आता है। अब देखिए हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो वेग स्थिरांक को ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अर्धायु हमने की थी, क्या की थी, अर्धायु, और उसका सूत्र हमने लिखा था T बराबर 0.693 बटा में K1, ये लिया था हमने। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, T की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है 50 सेकंड, और हमें क्या करना है, K का मान ज्ञात करना है। इस चैप्टर में से अगर न्यूमेरिकल आता है तो लगभग इसी टॉपिक से आता है, तो हम क्या करेंगे, K1 को ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र को इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे,
टी ऑफ कर देंगे तो K1 बराबर क्या आ जाएगा 0.693 बटा में क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये रख देंगे हम। फिर उसके बाद में इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 1000 लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 693 बटा में 50 और इंटू में ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 693 में क्या करेंगे 50 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 से कम 50 और ये आ जाएगा 193। 193 आने के पश्चात अब हम क्या करेंगे इसको 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, 200 ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 150 आ गया। फिर उसके बाद में 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ दशमलव लगा देंगे। फिर उसके बाद में 50 से फिर डिवाइड करेंगे तो 50 छिका 300, 50 7 350, 50 8 400, तो 50 8 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा और 30 शेष पला गया, तो लगभग क्या आ जाएगा इसका जो आंसर है वो 13.8 इंटू में 10 की पावर -3 आ जाएगा। या फिर इस दशमलव को आगे लेना चाहो तो 1.38 इंटू में 10 की पावर -2 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्या आ गया हमारे वेग स्थिरांक की वैल्यू आ गई, क्या आ गई वेग स्थिरांक की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया अर्धायु दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर वेग स्थिरांक की वैल्यू ज्ञात की, क्योंकि प्रथम कोटि की जो विक्रिया है उसके अंदर क्या होता है या तो इसकी वैल्यू दी होगी या इसकी वैल्यू दी है तो ये निकालना है, इसकी वैल्यू दी है तो ये निकालना, बस यही करना होता है। फिर उसके बाद में अगला न्यूमेरिकल देखिए, एक प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दे रखा है 5.5 इंटू में 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स पाया गया। तो इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए, इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। वैसे तो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल करवा दिया तो अगला आप कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। अर्धायु ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र था वो क्या था टी ऑफ बराबर 0.693 बटा में क्या था K1 था। अब K1 की वैल्यू दी हुई है तो टी ऑफ बराबर 0.693 और बटा में 5.5 इंटू में 10 की पावर -14 ये दिया हुआ है, और उसके बाद में 0.693 बटा में 5.5 इंटू में 10 की पावर 14 ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.126 इंटू में 10 की पावर 14। अगर इसे 13 करना है तो आप ऐसे कर सकते हो 1.26 इंटू में 10 की पावर 13 ये आ जाएगा, और किसका मान आ जाएगा टी ऑफ का मान आ जाएगा। इस तरीके से हम अर्धायु को ज्ञात कर सकते हैं। ये थे दो न्यूमेरिकल प्रथम कोटि के विक्रिया के अकॉर्डिंग। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और इन दोनों न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से करना है क्योंकि इसमें आपको बस कुछ भी याद नहीं रखना, या तो ये वैल्यू दी होगी या ये वैल्यू दी होगी, एक की वैल्यू रखो और हल करो, दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।